नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज मैं लाया हूं आपके लिए एनक्लेक्स एग्जाम्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक टीपीएन और सेंट्रल लाइंस के क्वेश्चंस और टिप्स। तैयार हैं आप अपने एग्जाम्स क्रैक करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, अ 68-year-old patient with severe short bowel syndrome who has been NTO for 3 weeks due to recurrent anastomotic leaks is scheduled to start total parenteral nutrition (TPN). The nurse reviews the patient's current intravenous access, which includes a peripheral IV in the left forearm. Which of the following statements best explains why a central venous access device is typically required for TPN administration in this patient? A. TPN solutions are highly viscous and require the larger lumen of a central line for unobstructed flow. B. Peripheral IVs have a higher risk of catheter-related bloodstream infections (CRBSI) compared to central lines. C. TPN solutions are hypertonic and can cause phlebitis and vessel damage if infused into a peripheral vein. D. Central lines allow for rapid administration of TPN solutions, which is essential for malnourished patients. Correct answer C. एक्सप्लेनेशन, टीपीएन सॉल्यूशंस हाइपरटोनिक होते हैं। इसका मतलब है कि उनकी ऑस्मोलैरिटी ब्लड से बहुत ज़्यादा होती है। पेरिफेरल वेंस जैसे फोर आर्म में छोटी होती हैं और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इनमें इन्फ्यूज करने से इरिटेशन, फ्लेम्बाइटिस, वेन की इन्फ्लामेशन और वेसल डैमेज का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए टीपीएन को लार्ज सेंट्रल वेन्स जैसे सबक्लेवियन या जुगुलर वेन में डिलीवर किया जाता है, जहां ब्लड फ्लो रैपिड होता है और सॉल्यूशन जल्दी डाइल्यूट हो जाता है। वेसल वाल पर डायरेक्ट इरिटेशन कम होती है। ऑप्शन ए विस्कस सॉल्यूशंस गलत है। टीपीएन विस्कस हो सकती है, पर प्राइमरी रीजन हाइपरटोनिसिटी है। ऑप्शन बी सीआरबीएसआई रिस्क गलत है। सेंट्रल लाइंस का सीआरबीएसआई रिस्क पेरिफेरल आईवी से ज्यादा होता है, इसीलिए उनकी केयरफुल केयर जरूरी है। ऑप्शन डी रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन गलत है। टीपीएन को हमेशा स्लो और कंट्रोल्ड रेट पर एडमिनिस्टर किया जाता है, यूजुअली ओवर 24 आवर्स to prevent metabolic complications. Question 2. A nurse is preparing to administer a newly prescribed bag of total parenteral nutrition (TPN) to a patient with a triple lumen central venous catheter. Upon reviewing the orders, the nurse notes that the patient is also receiving a continuous infusion of norepinephrine through the distal lumen and 0.9% normal saline via the medial lumen. Which action represents the most appropriate and safest approach for TPN administration? A. Infuse the TPN through the proximal lumen, ensuring compatibility with the normal saline. B. Stop the norepinephrine infusion, flush the distal lumen and administer TPN through it. C. Initiate the TPN infusion via a dedicated central line lumen, preferably one not used for other medications. D. Administer the TPN via a peripheral IV while awaiting a new central line insertion. Correct answer C. एक्सप्लेनेशन, टीपीएन सॉल्यूशंस यूनिक फॉर्मुलेशंस होते हैं जिनमें हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स और ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। ये सॉल्यूशंस हाईली ससेप्टेबल टू कंपैटिबिलिटी इश्यूज है विद मैनी मेडिकेशंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ के लिए भी आइडियल मीडियम होते हैं।
इसलिए टीपीएन को हमेशा डेडिकेटेड सेंट्रल लाइन ल्यूमेन के थ्रू एडमिनिस्टर करना बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है। इससे मेडिकेशन कंपैटिबिलिटी एरर्स, ऑक्लूजन रिस्क और CRBSI का रिस्क कम होता है। नॉरएपिनेफ्रिन और वैसोप्रेसर की कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन को स्टॉप करना पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। ऑप्शन ए, प्रॉक्सिमल ल्यूमेन विद NS कंपैटिबिलिटी इश्यूज का रिस्क है और टीपीएन के लिए डेडिकेटेड ल्यूमेन प्रीफर्ड है। ऑप्शन बी, स्टॉप नॉरएपिनेफ्रिन पेशेंट की हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करेगा। ऑप्शन डी, पेरिफेरल आईवी हाइपरटोनिक टीपीएन के लिए अनसुटेबल है और फ्लेबाइटिस का रिस्क बढ़ाएगा। क्वेश्चन 3, ए पेशेंट रिसीविंग टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन TPN through a peripherally inserted central catheter PICC develops a sudden onset of fever, chills and hypotension. The nurse suspects a catheter related bloodstream infection CRBSI. Which nursing intervention should be the priority? A, obtain blood cultures from the PICC line and a peripheral site, then notify the physician. B, immediately discontinue the TPN infusion and replace the existing TPN bag and tubing. C, administer a broad spectrum antibiotic as per hospital protocol for suspected sepsis. D, flush the PICC line vigorously with heparinized saline to clear any potential pathogens. Correct answer A. Explanation: fever, chills और hypotension TPN related CRBSI के क्लासिक साइंस हैं। इस सिचुएशन में सबसे प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन ब्लड कल्चर्स ऑब्टेन करना है, बोथ फ्रॉम द PICC लाइन एंड पेरिफेरल साइट से कल्चर लेना जरूरी है ताकि पैथोजन की आइडेंटिफिकेशन हो सके और एंटीबायोटिक थेरेपी गाइड की जा सके और कैथीटर रिलेटेड इन्फेक्शन को कंफर्म किया जा सके बाय डिफरेंशियल टाइम टू पॉजिटिविटी। कल्चर्स के बाद ही फिजिशियन को नोटिफाई करना है फॉर फर्दर ऑर्डर्स इंक्लूडिंग पोटेंशियल एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन या कैथीटर रिमूवल। ऑप्शन बी, डिसकंटिन्यू TPN, रिप्लेस बैग और ट्यूबिंग प्रीमैच्योर है जब तक CRBSI कंफर्म्ड ना हो। TPN को एब्रप्ट स्टॉप करने से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है। ऑप्शन सी, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक बिना कल्चर रिजल्ट्स के ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देना गलत है क्योंकि इससे रेजिस्टेंस डेवलप ऑफ हो सकती है। एंटीबायोटिक्स फिजिशियन के ऑर्डर के बाद ही दिए जाते हैं। ऑप्शन डी, फ्लश विगोरसली इन्फेक्शन को क्लियर नहीं करेगा और क्लॉट को डिसलॉज कर सकता है या पैथोजन को ब्लड स्ट्रीम में और स्प्रेड कर सकता है। क्वेश्चन 4, अ पेशेंट रिसीविंग कंटिन्यूअस टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन TPN suddenly develops severe shortness of breath, chest pain and diaphoresis. The nurse notices the patient's central venous catheter dressing is loose and the patient's heart rate has increased significantly. Upon auscultation, breath sounds are diminished on the right side. Which complication should the nurse most suspect and what immediate action is indicated? A, air embolism, clamp the central line and place the patient in Trendelenburg position on their left side. B, pneumothorax, prepare for chest tube insertion and administer supplemental oxygen. C, catheter migration, obtain a chest x-ray and reposition the catheter. D, fluid overload, elevate the head of the bed
and administer a diuretic as ordered. Correct answer A. Explanation: sudden shortness of breath, chest pain, diaphoresis, tachycardia or diminished breath sounds with a loose central venous catheter dressing are classic signs of an air embolism. सेंट्रल लाइन ड्रेसिंग का लूज होना एयर को कैथीटर के थ्रू पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने का अलाउ कर सकता है। इस इमरजेंसी में इमीडिएट एक्शंस हैं: क्लैंप द सेंट्रल लाइन टू प्रिवेंट फर्दर एयर एंट्री और पेशेंट को प्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में उनकी लेफ्ट साइड पर प्लेस करना। इस पोजीशन से एयर राइट वेंट्रिकल में ट्रैप हो जाती है, पल्मोनरी आर्टरी में जाने से रुकती है और ग्रेजुअली एब्जॉर्ब हो जाती है। ऑप्शन बी, न्यूमोथोरैक्स। सेंट्रल लाइन इंसर्शन का कॉम्प्लिकेशन है, नॉट टिपिकली ड्यू टू ए लूज ड्रेसिंग। ऑप्शन सी, कैथीटर माइग्रेशन। ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स या इंटरमिटेंट इशू इस कॉज कर सकता है, सडन एंड सीवियर सिम्टम्स नहीं। ऑप्शन डी, फ्लूइड ओवरलोड, मोर जनरलाइज्ड सिम्टम्स, फॉर एग्जांपल बाइलेटरल क्रैकल्स, पेरिफेरल इडीमा प्रोड्यूस करेगा, नॉट यूनिलैटरल डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स और एक्यूट चेस्ट पेन। क्वेश्चन पाथ: A severely malnourished patient with inflammatory bowel disease is initiated on total parenteral nutrition. On the second day of TPN, the nurse notes the patient is confused, has muscle weakness and develops a cardiac arrhythmia. Laboratory results reveal hypophosphatemia, hypokalemia and hypomagnesemia. The nurse identifies these findings as indicative of which critical complication? A. Hyperglycemic hyperosmolar state HHS. B. TPN induced liver dysfunction. C. Refeeding syndrome. D. Catheter related sepsis. Correct answer C. Explanation: रीफीडिंग सिंड्रोम एक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन है जो सीवियरली मैलनरिश्ड पेशेंट्स में देखा जाता है जब उन्हें रैपिडली रीफेड किया जाता है, स्पेशली विथ कार्बोहाइड्रेट रिच टीपीएन। बॉडी सडनली ग्लूकोज मेटाबोलाइज करना शुरू कर देती है जिससे इलेक्ट्रोलाइट्स स्पेशली फॉस्फेट, पोटेशियम और मैग्नीशियम सेल्यूलर अपटेक में शिफ्ट हो जाते हैं, लीडिंग टू देयर सीवियर डिप्लीशन इन द ब्लड स्ट्रीम। इससे कंफ्यूजन, मसल वीकनेस और कार्डियक एरिथमियास जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। ऑप्शन ए, एचएचएस हाइपरग्लाइसीमिया और डिहाइड्रेशन से होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस एसोसिएटेड विथ रीफीडिंग सिंड्रोम से डिफरेंट होते हैं। ऑप्शन बी, लीवर डिसफंक्शन प्रोलॉन्ग्ड टीपीएन का कॉम्प्लिकेशन है जिसके सिम्टम्स यूजुअली जॉन्डिस और एलिवेटेड एलएफटीज होते हैं, ना कि एक्यूट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। ऑप्शन डी, कैथीटर रिलेटेड सेप्सिस फीवर, चिल्स, हाइपोटेंशन से प्रेजेंट करता है। क्वेश्चन 6, a patient receiving continuous TPN develops an abrupt onset of nausea, sweating and confusion. The nurse checks the patient's blood glucose, which is 60 mg per deciliter. The nurse realizes that the TPN infusion was inadvertently stopped for 2 hours during a procedure. Which is the most appropriate immediate nursing action? A. Restart the TPN infusion at the ordered rate. B. Administer 50% dextrose D50W intravenously per standing order or physician's request.
C. Infuse 0.9% normal saline via the central line until the physician can be contacted. D. Obtain a new TPN bag and tubing and restart the infusion at a slower rate. Correct answer B. Explanation: abrupt cessation of TPN, especially hypertonic glucose solutions, can lead to rebound hypoglycemia because the patient's pancreas continues to produce insulin in response to the high glucose load it was receiving. Nausea, sweating और confusion hypoglycemia के classic symptoms हैं और blood glucose of 60 mg per deciliter confirms it. इस emergency में intravenous administration of 50% dextrose D50W is the most appropriate immediate action to rapidly increase blood glucose levels. Option A, restart TTN. हाइपोग्लाइसीमिया को करेक्ट करने में टाइम लेगा और इमीडिएट सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं देगा. ऑप्शन सी, इन्फ्यूज नॉर्मल सैलाइन ग्लूकोज प्रोवाइड नहीं करेगा, सो हाइपोग्लाइसीमिया ट्रीट नहीं होगी. ऑप्शन डी, न्यू टीपीएन बैग एट स्लोअर रेट अननेसेसरी है. प्रॉब्लम टीपीएन सॉल्यूशन की नहीं, उसके डिसकंटिन्यूएशन की है. क्वेश्चन 7. A nurse is performing daily care for a patient with a tunneled central venous catheter, Hickman line, used for long-term TPN. Which assessment finding, if noted by the nurse, would indicate a potential complication requiring immediate intervention? A. Palpable subcutaneous tract of the catheter under the skin. B. Small amount of dried blood around the exit site from the previous dressing change. C. Tenderness, redness and purulent drainage at the catheter exit site. D. Mild discomfort reported by the patient upon flushing the lumen. Correct answer C. Explanation: tenderness, redness और purulent drainage कैथीटर एग्जिट साइट पर लोकल इन्फेक्शन या कैथीटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन CRBSI का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है. इसके लिए इमीडिएट इंटरवेंशन जरूरी है, जिसमें ड्रेसिंग चेंज, साइट क्लीनिंग, कल्चर कलेक्शन और फिजिशियन को नोटिफाई करना शामिल हो सकता है. इन्फेक्शन स्प्रेड होने का रिस्क बहुत हाई होता है और इससे सिस्टेमिक सेप्सिस हो सकती है. ऑप्शन ए, पैल्पेबल सबक्यूटेनियस ट्रैक्ट टनल्ड कैथीटर्स की नॉर्मल एनाटॉमिकल फीचर है. ऑप्शन बी, स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्राइड ब्लड प्रीवियस ड्रेसिंग चेंज से नॉर्मल हो सकता है अगर कोई एक्टिव ब्लीडिंग ना हो. ऑप्शन डी, माइल्ड डिस्कंफर्ट अपॉन फ्लशिंग could be due to cold fluid or minor irritation, not an immediate critical complication unless severe or associated with other signs. Question 8. A patient is receiving TPN and the physician orders daily laboratory monitoring. Which of the following laboratory values is the most crucial for the nurse to monitor closely to assess for potential metabolic complications of TPN, particularly in the initial days of therapy? A. Liver function tests. B. Serum calcium and magnesium. C. Triglyceride levels. D. Blood glucose levels. Correct answer D. Explanation: TPN में high concentrations of dextrose होते हैं. पेशेंट की बॉडी को इस हाई ग्लूकोज लोड एडजस्ट करने में टाइम लगता है, इसीलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को स्पेशली थेरेपी के इनिशियल डेज में मोस्ट क्लोजली मॉनिटर करना सबसे क्रूशियल है. अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, इन्फेक्शंस और सेल्यूलर डैमेज कर सकता है, और अगर टीपीएन सडनली स्टॉप हो तो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क भी होता है. ऑप्शन ए, LFTs,
लॉन्ग टर्म टीपीएन से रिलेटेड लिवर डिस्फंक्शन मॉनिटर करने के लिए इंपॉर्टेंट हैं, पर इनिशियल डेज में प्राइमरी कंसर्न नहीं होते। ऑप्शन बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम रीफीडिंग सिंड्रोम और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, पर हाइपरग्लाइसीमिया टीपीएन की मोस्ट कॉमन और इमीडिएट मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन है। ऑप्शन सी, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स लिपिड इमल्शन इंटॉलरेंस एसेस करने के लिए इंपॉर्टेंट है, पर ब्लड ग्लूकोज की मॉनिटरिंग की अर्जेंसी ज्यादा होती है। क्वेश्चन 9, A physician plans to discontinue total parenteral nutrition (TPN) for a patient who has been on it for 10 days and is now tolerating a full oral diet. The nurse anticipates a specific strategy to prevent a serious complication. What is the most appropriate method for discontinuing TPN? A. Abruptly stop the TPN infusion as the patient is now eating well. B. Decrease the TPN infusion rate by half for 12 hours, then discontinue. C. Gradually decrease the TPN infusion rate over several hours, typically 4 to 6 hours, while increasing oral intake. D. Replace TPN with a continuous infusion of D5W for 24 hours before discontinuing. Correct answer C. Explanation: TPN को अब्रप्टली डिसकंटिन्यू करना रिबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क पैदा करता है। बॉडी इंसुलिन की हाई लेवल्स प्रोड्यूस कर रही होती है इन रिस्पॉन्स टू कंटिन्यूअस ग्लूकोज लोड फ्रॉम टीपीएन। जब ग्लूकोज सोर्स सडनली हट जाता है तब भी इंसुलिन लेवल हाई रहता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज रैपिडली ड्रॉप हो जाती है। इसीलिए टीपीएन को हमेशा ग्रेजुअली वीन ऑफ करना चाहिए, टिपिकली सेवरल आवर्स 4 to 6 आवर्स तक रेट को कम करते हुए, while ensuring that the patient is tolerating adequate oral or enteral feedings. ऑप्शन ए, अब्रप्टली स्टॉप रिबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया का हाई रिस्क है। ऑप्शन बी, डिक्रीज बाई हाफ फॉर 12 आवर्स वीनिंग स्ट्रेटेजी सही है, पर 12 आवर्स से ज्यादा फास्ट वीनिंग यूजुअली प्रीफर ट्रेड होती है जब पेशेंट ओरल इनटेक टॉलरेट कर रहा हो। ऑप्शन डी एक ऑल्टरनेटिव मीनिंग स्ट्रेटेजी है, पर मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस ग्रेजुअली टीपीएन रेट को कम करना है पेशेंट के ओरल इनटेक के साथ। क्वेश्चन 10, अ नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट रिसीविंग कंटिन्यूअस टीपीएन एट 75 ml per hour via a central line. The patient reports a headache and blurred vision. The nurse notes the patient is confused, has rapid deep breathing and a fruity odor to their breath. The blood glucose is found to be 580 mg per deciliter. Which acid-base imbalance is this patient most likely experiencing as a result of this complication? A. Metabolic alkalosis. B. Respiratory acidosis. C. Metabolic acidosis. D. Respiratory alkalosis. Correct answer C. Explanation: headache, blurred vision, confusion, rapid deep breathing, Kussmaul respirations or fruity breath with a blood glucose of 580 mg per deciliter, TPN related hyperglycemia की सीवियर कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस DKA या हाइपरग्लाइसीमिक हाइपर ओस्मोलार स्टेट HHS को पॉइंट करता है। हाई ब्लड ग्लूकोज के कारण सीवियर केसेस में कीटोन्स बिल्डअप हो सकते हैं DKA, लीडिंग टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बॉडी इस एसिडोसिस को कॉम्पनसेट करने के लिए रैपिड डीप ब्रीदिंग कुस्मॉल्स करती है,
ताकि CO2 को ब्लो ऑफ किया जा सके। ऑप्शन ए, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस तब होती है जब बॉडी में एसिड लॉस या बाइकार्बोनेट एक्सेस हो, नॉट हाई ग्लूकोज। ऑप्शन बी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस CO2 रिटेंशन से होता है, पर यहां पेशेंट रैपिड ब्रीदिंग कर रहा है जो CO2 को रिमूव करता है। ऑप्शन डी, रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस हाइपरवेंटिलेशन से होता है जो PaCO2 को कम करता है, पर प्राइमरी प्रॉब्लम यहां मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक करें, शेयर करें और चैनल nurse_wiki को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये MCQs आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे ऑसम।